हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज जो टॉपिक है लोकसभा के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी मैंने राज्यसभा के बारे में बात किया था और पिछली क्लास में एक बात मैंने बोली थी कि जो संसद है, संसद की क्लासेज में खंड बाई खंड कराऊंगा, पार्ट बाई पार्ट कराऊंगा, जिसमें मैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को अलग से बताऊंगा। राष्ट्रपति को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पिछले दिनों अभी राष्ट्रपति को ही पूरी तरह समझाया है आपको। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा। किसी भी सभा को समझने के लिए पहले उसकी संरचना समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, जिसको इंग्लिश में भी लोकसभा ही कहते हैं, ठीक है। कई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं सर लोकसभा को क्या इंग्लिश में कहते हैं, और यूट्यूब पे सर्च किया या कहीं पे सर्च किया तो उनको लगता है कि लोकसभा कुछ और नाम होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा को लोकसभा ही कहते हैं। इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसी है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 सदस्यों को 530 सदस्य जो होते हैं राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या एमपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। इतने सदस्य उस राज्य से होते हैं। इसके अलावा 20 सदस्य, इसी में से 20 सदस्य जो होते हैं, 20 सदस्य संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ की उत्तरदायित्व रखते हैं कि संघ से इनको चुना जाएगा, ठीक है। और दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था। मनोनीत का मतलब यही हुआ कि बिना चुनाव के राष्ट्रपति किसी सदस्य को जब संसद का सदस्य बना देता है या जब किसी सदस्यता दे देता है तो उसे मनोनयन कहते हैं या उसको नॉमिनेट कहते हैं। दो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कहां से? अगर इसमें से दो एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों में से दो लोगों को मनोनीत करता है। अब बात आती है कि इनका जो चुनाव है वो कैसा होता है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि चुनाव इनका प्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी सदस्य डायरेक्ट चुने जाएंगे हमारे और आपके द्वारा। आम जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन सवाल ये आता है, जो मैंने कहा अधिकतम, वर्तमान में बात करूं तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 ही है। 545 है क्योंकि ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, उससे कम होगा। जिसमें से 530 सदस्य जो होंगे वो राज्य से होंगे, ठीक है। 530 सदस्य राज्य से होंगे और 13 सदस्य संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। और 2 सदस्य नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे, ठीक है। 2 सदस्य जो होंगे वो मनोनीत किए जाएंगे। क्लियर है? अब फिर से देख लीजिए। अगर सवाल आता है, आप अगर छोटी परीक्षाएं देंगे या हो सकता है ऐसे लिखा हुआ IAS PCS में भी मिल जाए कि लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या अगर 545 दे दिया गया तो गलत कर दीजिएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जबकि वर्तमान में जो एक्चुअल संख्या है 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ का, लेकिन वर्तमान में 13 सदस्य ही संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी संघ के 13 सदस्य ही संघ का उत्तरदायित्व रखते हैं, चुने जाते हैं, और 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यहां से बहुत प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आएगा कि कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, कौन मनोनीत करता है। तो आपके सवाल का आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति, ठीक है। इतनी बातें होंगी। अब चलिए देखते हैं चुनाव। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ में PDF डालूंगा। जैसे जिस दिन डालूंगा उसी दिन PDF में डाल दूंगा। इसका 2-2 पेज का होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं नोट्स बना रहे हैं।
चलिए आगे बढ़े, अब चुनाव की बातें करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सभी के साथ भेजिए भाई। बहुत कम लोग देख रहे हो, अब मनोबल थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। आप लोग देखते रहो, क्लास की कीमत बढ़ जाएगी यार। क्लास की कीमत समझो, इतनी मेहनत होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अब लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं। निर्वाचन कहूं या चुनाव कहूं, चुनाव कैसे होगा लोकसभा का? आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, सुना होगा। प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ऐसे सुना होगा। अभी आपके 2-3 डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं जो आप आए दिन दैनिक जीवन में बोलते रहते हो, या मतलब न्यूज़पेपर तक वालों ने भी कभी कभी लिख दिया ऐसे ही, लेकिन गलत लिखते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ से होगा। और वही गलतियाँ छोटी मोटी जो गलतियाँ जो आप सुनी सुनाई रहते हो, वहीं से आपका प्रश्न कट जाता है, वहीं से आपके वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। लोकसभा के चुनाव की बात करूं तो लोकसभा में चुनाव जो होता है वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी कहूं कि इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी हम आप जाएंगे, चाहे जो भी है 18 वर्ष से अधिक वाले जो भी हैं वो चुनाव करेंगे। सवाल ये आता है, जो प्रश्न बनता है एक बार कि कौन चुनाव दे सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 18 वर्ष से अधिक व मतदाता सूची में नामित व्यक्ति में नामित, ठीक है। ये शब्द मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं। आप 18 वर्ष से अधिक भी जोड़ सकते हो, कि कई लोगों का होता है, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो 18 प्लस तो होंगे, लेकिन अभी उनका चुनाव नहीं, वो उन्होंने कार्ड नहीं बनाया होगा, चुनाव कार्ड नहीं बनाया होगा, या उन्होंने अभी चुनाव नहीं दिया होगा, इलेक्शन में भाग नहीं लिया होगा, तो ये भी मैटर कर जाता है कौन चुनाव देता है। ये 18 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, 18 वर्ष का कॉन्सेप्ट है, ये कब हुआ, ये सवाल आता है, बहुत बार प्रश्न पूछता है। पहले था, जो शुरुआत थी वह थी 21 वर्ष। 21 वर्ष की अवस्था में लोगों को चुनाव का अधिकार मिलता था, मतदाता अधिकार मिलता था 21 वर्ष की अवस्था में। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988, ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 से प्रभावी हुआ। यहां ध्यान दीजिए, कितने की बात करें, 61वें में जो चुनाव की उम्र थी, मतदान करने की जो उम्र थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। मैं बहुत बार इस प्रश्न को फेस किया हूं, यूपी पीसीएस के मैंने मॉक पेपर्स दिए हैं, उसमें देखा है। यहां तक कि यूपीएससी भी पूछता था, 2010 के पहले तक पूछता था। आजकल ऐसे छोटे मोटे प्रश्न नहीं आते हैं। अगर मैं कहूं यूपीएससी नहीं पूछता तो गलत होगा, भाई पूछा हुआ प्रश्न है। आप जानिए यूपी पीसीएस भी पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पीसीएस वगैरह का अभी तक फेवरेट है, एमपी पीसीएस वगैरह का भी फेवरेट है, राजस्थान पीसीएस का फेवरेट है, जितने पीसीएस है सभी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से कुछ ना कुछ मान लेगा कि कौन मनोनीत करते हैं, कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, या और छोटी में जाइए, एसएससी बैंक, रेलवे में जाइए, तो ये सब तो भाई आना ही है, क्योंकि उनको ना प्रश्नों की संख्या बढ़ानी होती है, इसलिए प्रश्नों में वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब एक सवाल, एक चीज जो मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करूंगा कि संविधान ने, यहाँ लिख रहे हैं, जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को यह अधिकार दिया है, संसद को यह अधिकार दिया है कि वो संघ व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करें। लिख रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। संविधान को मैं सी से लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को यह अधिकार
दिया है कि वह संघ के यहाँ थोड़ा चोट लगी है, इस वजह से हाथ सही नहीं चल रहा है कई दिनों से। संघ के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करे। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करिएगा, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हाथ पे भी प्रॉब्लम है, थोड़ी चोट लगी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चुनाव, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चुनाव जो होगा सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी आम जनता चुनाव लड़ेगा और 18 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये 18 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा आया है। ठीक है, और एक प्रश्न और चीज है कि संविधान ने संसद को, किसको, संसद को यह अधिकार दिया है कि भैया आप अपने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर है भाई? और कोई भी प्रश्न है तो आप यहां पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम फ्यूचर विद आशुतोष है, इंस्टाग्राम पे भी फ्यूचर विद आशुतोष है, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे भी मेरा नाम यही है, या मेरे ओरिजिनल नाम आशुतोष पांडे नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा चलिए बात करते हैं आगे। अब आगे बात आती है किसकी भाई? अब देखते हैं क्या प्रश्न आता है। अब जो सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन की बातें करूंगा कि ये कैसे होता है। सीटों का आवंटन, यहां लिख रहा हूं लोकसभा में सीटों का आवंटन, निर्धारण कहूंगा, बहुत टिपिकल शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। सीटों का निर्धारण, जैसे मैंने कहा था राज्यसभा के बारे में मैंने बात किया था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो सीटों का निर्धारण है या संसद के सदस्यों, संसद में सीटों का निर्धारण, पूरी बात देखिए। ये बात उठी थी जब आपातकाल लगा था, उसके बाद की बात बता रहे हैं। जब 1975 में आपातकाल लगा, उसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम था 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976, जब भी ये बात आए तो जान लीजिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ने डिसाइड किया, ने कहा, ने निर्णय दिया गया, ने राज्यों का प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी आपके अंदर कई प्रश्न उठ रहे होंगे, तो एक चीज और ध्यान लीजिए, इसके पहले आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने स्पेस ऐड किया है कि जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जो लोकसभा है उसमें सीटों का जो संख्या हो, सीटों की स्थानों की जो संख्या हो या सीटों का आवंटन हो, राज्यों, प्रत्येक राज्य में समान हो, राज्यों के लिए समान हो। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व, एक रूपता कह रहा है कि एक रूपता होनी चाहिए। उसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ने राज्यों का प्रतिनिधित्व 1951 की जनगणना के अनुसार होगा, और यहीं से प्रश्न आता है, और यह 2000 तक स्थिर होगी, 2000 तक स्थिर होगी। अब कई लोगों के प्रश्न है कि सर 2000 क्यों बोल रहे हो, हम तो 2026 जान रहे हैं। तो देखिए भैया, देखिए 84वें संविधान, आगे चल के 2001 की बात बता रहे हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001, आई थिंक 2001 ही है, हाँ 2001 में यह व्यवस्था
2026 तक स्थिर कर दी गई। ठीक है, अब बोलिए भाई क्या प्रश्न है आपका? अब कोई प्रश्न है इस पे? नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाना जाता है, ने राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में 1971 की जनगणना को 2000 तक स्थिर रख दिया और आगे चल के 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह व्यवस्था, यानी ये वाली 1971 की व्यवस्था 2026 तक, कब तक? 2026 तक स्थिर रख दिया गया। ठीक है, अब जो 2026 के बाद जो बदलाव होगा वो मेरे ख्याल से 2031 की जनगणना से होगा और होना भी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट करूंगा, यहाँ पे मैं इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं उठाने वाला, एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा प्रत्येक जनगणना के हिसाब से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन आपको यहाँ से बातों को समझने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि पॉलिटी की जो कहे ना कि दिल की धड़कन समझनी हो अगर पॉलिटी की, फिर से सुनिए, अगर दिल की धड़कन सुननी है पॉलिटी की तो ये बात समझिए, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा नोट डाल के। जो प्रत्येक जनगणना के हिसाब से, जो जनसंख्या के हिसाब से सीटों की जो स्थान, एक सीट के अंदर मतलब एक एमपी के अंदर जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करेगा, एमपी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करेगा। का निर्धारण करेगा। ठीक है, अब मैं परिसीमन आयोग की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने परिसीमन आयोग की बात ऑलरेडी कर चुका है आपसे। मैं आपको जब निर्वाचन आयोग पढ़ा रहा था, अभी मैंने इसी पॉलिटी सीरीज में डाला है, तो उसमें परिसीमन आयोग की बात की थी। एक दिन मैं 2-3 मिनट का वीडियो है, उसको मैं डाल दूंगा बना के, परिसीमन आयोग। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करता, लेकिन बातों को समझने के लिए आप अगर पॉलिटी को एज अ ऑप्शनल रख रहे हो तब इसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बातें समझने के लिए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको समझना बहुत आवश्यक हो जाएगा। मैं चाहूँ तो लिखूँ ही ना, 4 लाइन लिखने की क्या शौक है मुझे। ठीक है, आगे हो गए, परिसीमन की बातें हो गई। अब बातें आगे बढ़ाते हुए मैं करता हूँ लोकसभा की अवधि। अब अगला जो मुद्दा आता है वो आता है लोकसभा की समय अवधि कितनी है, कितने समय तक चलता है। ठीक है, इसकी बातें करें फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वीडियो। लोकसभा की समयावधि, समयावधि। ठीक है, लोकसभा की समयावधि में मैं सदस्यों की भी समयावधि बताऊंगा। तो ये देखा गया है कि, लिख रहा हूं, आम चुनाव से 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ठीक है, आम चुनाव से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ठीक है, अगर सवाल आए कितनी समय अवधि होती है तो आप सवाल आंसर देंगे सर 5 वर्ष होती है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे जब लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन जब भी मन करे तब कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे जब लोकसभा का विघटन कर सकता है। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट ही है
तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगता है, चाहे जिस प्रकार का आपातकाल लगा हो, आपातकाल के दौरान, खास करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ये कार्य अनिश्चित समय तक किया जा सकता है, अनंत काल तक किया जा सकता है। जब तक आपातकाल रहेगा, संसद चाहे तो अपना कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल हर बार 1 साल बढ़ाएगा और ये कार्य 1 साल करते हुए आपके दादा की उम्र तक पहुंचा देगा, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी कर सकते हैं। परंतु यहां पे एक ऐड करना जरूरी है, आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं, क्लियर है? यहां पे लिख दीजिए अनिश्चित बार, ठीक है। यहां से ये चीज तो मैंने बता चुका है आपको, मैं आपको बता चुका हूं कि भैया आप जो पढ़े हो, ये मैंने आपको बताया कि आपातकाल के दौरान ये काम हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे जो जिस समय की बात कर रहे हो ना, जिस समय पे आपको डाउट हो तो वो समय आप टाइप करिए। जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो आपको देख रहे हो, 5:48 हो, 5 मिनट 48 सेकंड हो गया होगा यहाँ तक पहुँचते, मान लीजिए, मुझे पता नहीं कितने सेकंड हो रहे हैं। आप कमेंट करिए कि 5 मिनट 48 सेकंड पे सर ये बात नहीं समझ में आई, कमेंट में करिए, मैं देख लूंगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बोला है और आपको क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हो, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, बार बार बता चुका हूँ। ये हो गया। अब बात करते हैं सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। भैया जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा, ठीक है। सदस्य का, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल यानी लोकसभा एमपी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब एक सवाल जो हमेशा गड़बड़ करते हैं हम लोग, सवाल ये है कि सवाल पूछेगा कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिया गया है, तो आपका जवाब आएगा सवाल गलत है। संविधान में लोकसभा क्या किसी भी सदस्य का कार्यकाल नहीं दिया गया है। फिर से सुनिए, लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान ने यह व्यवस्था संसद के ऊपर छोड़ दी है और संसद राज्य प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया है, ठीक है। ये बात जो मैंने की है आप बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रोल क्या है। जो पीएम है, सीएम है और पीएम है और एमपी है, जो एमपी पे मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्री हो गए या दुनिया भर के मंत्री हो गए, जो भी है, ये जो इनका कार्यकाल की बात करो ना, तो ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होते हैं, ओके। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति हट बे, ऐसे नहीं कर सकता, है ना। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक वो लोकसभा में अपना बहुमत रखे हुए। हाँ, ये प्रोसेस होता है, जैसे आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव आता है सदस्यों के लिए। जैसे आप प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, मंत्री से खुश नहीं है, तो आपने अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव लाया। निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के बाद आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा जिसके खिलाफ आया। अगर वो बहुमत सिद्ध कर लिया, बहुमत ले लिया, मतलब बहुमत अपना प्रूव कर दिया कि हाँ बहुमत में है, तो नहीं हटेगा। अगर बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा या राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देगा, मार के भगा देगा, ठीक है। हो गया, इतनी बातें हो गई। हाँ, एक सवाल जो अभी चुनाव में मैं बात कर रहा था गलत होता है
कि होता है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े हैं, बनारस से खड़े हैं, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो भैया एक चीज़ जान लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ना कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये बात मैंने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में बताई है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कई लोग मुझसे ऐसे प्रश्न किए, फ़ोन पे बात करते हुए मुझसे बातें हुई है या मैसेज करते हुए क्लियर होता रहता है। अब बात होती है इनकी अर्हता क्या है, इनकी सदस्यों के लिए इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी बातें करते हैं। योग्यता की बात करते हैं। कहीं भी योग्यता दिखे तो पहला योग्यता है कि वह भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा की योग्यता के लिए 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण किया हो, अवस्था पूर्ण किया हो, ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण किया हो, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। और अगर राज्यसभा की बात करेंगे 30 वर्ष, ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे 30 वर्ष, लोकसभा की बात करेंगे 25 वर्ष। तीसरा आरपीए, राज्य प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत योग्यता, ठीक है, कि क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्य प्रतिनिधि अधिनियम में जो लिखा गया है 1951 उसके तहत, ये संविधान में दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो मैंने बता दिया संविधान में नहीं है, इसका निर्धारण करता है। अब बात आती है लोकसभा के संरचना में, एक बात और अंतिम बात, ठीक है, ये अंतिम बात होगी, इसके बाद क्लास खत्म होगी आपकी। लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, जब चुनाव खत्म होता है, आम चुनाव, तो सदस्यों के बीच में से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है। सदस्य आपस में ही चुन लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। सदस्य आपस में ही चुन लेते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। उनके अलावा इनके कार्य क्या होते हैं, कार्य की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कि सदन की कार्यवाही देखना, सदन यानी लोकसभा की कार्यवाही देखना, कार्यवाही कराना, कार्यवाही संचालन, ठीक है, कार्यवाही संचालन करना। दूसरा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। ये इंपॉर्टेंट काम ही लिख रहा हूं, पूरे काम नहीं लिख रहा हूं, बस आप इसके अलावा भी अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो। बाकी इससे परे प्रश्न आ ही नहीं सकता, जहां से मैं बता रहा हूँ लोकसभा राज्यसभा की, इसके परे प्रश्न आना ही नहीं, आपको खोलना ही नहीं किताबों को, जहां से मैं पढ़ा दूं समझ लीजिए फाइनल है। संयुक्त बैठक जो होती है, कई बार सवाल आता है कि संयुक्त बैठक जो होंगी, बहुत बार प्रश्न मैंने डील किया है, कम से कम मैं इससे रिलेटेड सैकड़ों प्रश्न कर चुका हूँ, सैकड़ों से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मनी बिल का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसका, धन विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक हुआ या वित्त विधेयक हुआ, उसका जो निर्धारण है, धन विधेयक या वित्त विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इसकी निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 के तीनों बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। चौथा इंपॉर्टेंट कार्य कि जो विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार अभी मैं बताऊंगा। आर्टिकल 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत जो विशेषाधिकार है उसका रक्षक कौन है, तो
तो ये सवाल अगर कोई पूछ ले कि जो विशेषाधिकार है संसद में 105 के तहत जो विशेषाधिकार है उसका रक्षक कौन है, तो उसका रक्षक कहा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ही उसका रक्षक कहलाता है। ये मोटा मोटा 4-5 जो है मैंने लिखे हैं, ये मोटा मोटा इसके कार्य हैं। ठीक है, इसके कार्य हो गए संयुक्त बैठक, वित्त विधेयक, विशेषाधिकार। हाँ, एक और चीज, एक और, कि जब कोई वोट पड़ती है लोकसभा के अंदर या संयुक्त बैठक के अंदर, कोई निर्णय हुआ, जैसे मान लीजिए कोई धन विधेयक हो गया, धन विधेयक छोड़िए, कोई भी विधेयक हुआ जिसमें वोटिंग पड़ रही है, वोटिंग पड़ रही है, एक पक्ष बोला कि मेरा 50 वोट है एक पक्ष का, दूसरा पक्ष 50 वोट पहुंच गया, तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर इंग्लिश में बोलते हैं, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। क्लियर है, निर्णायक मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। निर्णायक मत हो गया। चलिए, अब एक बात ये आती है कि इनको हटाने का प्रोसेस क्या है। हटाने का प्रोसेस यही है कि 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद सदस्य इनको हटा देते हैं, 14 दिन पूर्व नोटिस में। ठीक है, 14 दिन पूर्व नोटिस के साथ इनको हटाने का प्रोसेस चलाया जा सकता है। ध्यान रखिए, जब ये हटाने के प्रोसेस में चल रहे हो, इन पे वो कार्यवाही चल रही हो, तो ये निर्णायक मत नहीं दे सकते, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते, लेकिन ये मत दे सकते हैं, नॉर्मल मत दे सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, बस निर्णायक मत नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, इसके अलावा एक बात और आती है, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात आती है। लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भांति लोकसभा सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अध्यक्ष की तरह इसका भी चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, इसका काम यह होता है, जब लोकसभा सदस्य ना हो, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अनुपस्थित हो, तो ये स्पीकर की तरीके से कार्य करेगा। लेकिन एक सवाल यहां से प्रश्न बनता है, जो कि मैंने एक बार गलत किया था, किसी टेस्ट सीरीज में मैंने गलत किया था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप ना करिएगा। ये जो लोकसभा उपाध्यक्ष है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता। अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, ये सीधे लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने लोकसभा का पूरा परिचय दे दिया है। अब बात आएगी लोकसभा राज्यसभा कैसे विधेयक को डील करते हैं, कैसे कोई एक्ट बनता है, उसकी बात अब मैं करूंगा। अभी तक तो एक इंट्रोडक्शन था, संसद का इंट्रोडक्शन था। अब मैं बात करूंगा कि कैसे ये कार्य कैसे करते हैं, उनकी बातें अब होंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेज अच्छी लगी हैं तो लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और उसके बगल बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लोगों तक शेयर जरूर करिए। सबसे पहली चीज़ शेयर और लाइक किया करिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।